इसमें देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने में टाइम लगता है, उसको अपना लिखते रहिएगा। इसमें देखिए डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी पे एक क्वेश्चन आता है, ये करीब जो है 6-7 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये एज ए टॉपिक में ही आ जाता है कि डिफाइन द डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। तो डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको चीज़ों को देखना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से इकोनॉमिकली हम लोग उसको बना सकते हैं। कोई चीज़ आपने डिसाइड तो कर ली, लेकिन डिसाइड करने के बाद में उसमें इकोनॉमिक होना चाहिए, बहुत सारे कंसिडरेशन होने चाहिए, प्रोडक्ट आपका क्वालिटी पूर्वक होना चाहिए, तभी वो चल पाएगा, आगे चलेगा। तो हर सेक्शन की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको हमें मिनिमाइज करके चलना है, ये शुरुआत से ही थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। देखिए ये कहना गलत है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज़ बनाई, किसी के पास में नहीं है तो आपने उसको 200 रुपए की बेच दी, आपका मोनोपोली आइटम हो गया। दैट इज़ नॉट द बिजनेस। ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चल पाएगा। जब तक दूसरा तैयार नहीं है तब तक तो आप लूट सकते हैं, लेकिन उसके बाद में सब मामला ख़त्म हो जाएगा, यू विल भी ख़त्म, फिनिश हो जाएगा, फैक्ट्री फिनिश हो जाएगी। इस वजह से किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसकी कॉस्ट पे कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, कम्पिटिटिव मार्केट से हम कितना आ रहे हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करना है। हर वक्त ही इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो। नेक्स्ट जो हमारे पास में टाइम है कि टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आखिरकार हम जो चीज़ बना रहे हैं कितने दिनों में तैयार हो रही है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अब इसी समय इशू चल रहा है, वैक्सीन है, सब लोग जुटे पड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी चाहिए। आज अगर वैक्सीन आ जाए तो कंपनी के पास बनाने की क्षमताएं नहीं होंगी, इतनी डिमांड हो जाएगी। लेकिन जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब उस डिमांड का क्या फ़ायदा, तब तो कोई वैक्सीन नहीं लेने आ रहा है, तब तो कहेंगे अब तो ख़त्म हो गया कोरोना, आप क्यों लगवाएंगे हम इंजेक्शन। बहुत सारे लोग तो लगवाएंगे भी नहीं। और अभी तो ये है कि सड़क पे चले जाइए, कह दीजिए वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, सब पकड़ के ले लेंगे, हाँ लाओ 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 हमारे भी लगा दो। तो पकड़ के लगाना पड़ता है सर। हाँ, तो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइल मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ये चीज़ देखिए बड़ी विशेष चीज़ है डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी में कि मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। आप जो कुछ करें, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, आप टाइम को कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन विदाउट द समझौता ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। क्वालिटी जो है उससे समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक है मोहन जी, आप सुन रहे हैं? ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बीच हाँ बीच में हाँ सर यस सर बोलते रहा करिए। नेक्स्ट इसमें है कि देखिए क्या चीज़ हमें देखनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखना है, सॉरी, और दूसरा क्या देखना है, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसमें देखना है, टाइम देखना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखना है, वाइल मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, वही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू मीट द अबव ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए द फॉलोइंग केसेस शुड बी टेकन इन द अकाउंट। हमें कुछ केसेस को अकाउंट में लेना होगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको देखते हैं। पहला क्या है कि कंप्लीट ड्राइंग। हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट ड्राइंग विद ऑल डिटेल्स लाइक शेप, साइज, फोर्स, फिनिश एंड फंक्शन। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंप्लीट ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग का मतलब है कि जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका पहले नक्शा तैयार किया जाता है, तो उस तरीके से पूरा डिटेल्ड उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उस पर फोर्स कितना है, उसके फिनिशिंग प्रोडक्ट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये पहले से ही हमारे पास डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट बनाने चल दिए तो अब साहब उसमें जो है अलाइनमेंट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अब ये क्या होगा, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले से ही हर चीज़ आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। तो कंप्लीट ड्राइंग विद ऑल डिटेल्स, कंप्लीट ड्राइंग विद ऑल डिटेल्स लाइक शेप, साइज, फोर्स, फिनिश, फंक्शन एंड अदर थिंग्स आल्सो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कंप्लीट हमारे पास ड्राइंग होना चाहिए। दूसरा क्या है, एडिक्वेट अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू मेजरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब हम किसी चीज़ को बना रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आएंगे। अब जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आपको सोल्यूशन करना है, ऐसा नहीं करना है कि उसको छोड़ दिया चलो अच्छा बाद में देख लेंगे इसको। दिस इज द रॉन्ग वे।
जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप मेज़र करिए, उसको नोट डाउन करिए, उसके लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट क्रिएट करिए कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम आगे वाले प्रोसेस में आपके लिए दिक्कत पैदा करे। तो इसलिए आपको एडिक्वेट अटेंशन मतलब होता है कि बारीकी से आपको उसको निरीक्षण करना है, देखना है कि प्रॉब्लम अगर कोई है तो सोल्यूशन उसका चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी ऑप्टिमम। सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी ऑप्टिमम। रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? जो हमारा कच्चा माल होता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए ताकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है वो डिग्रेड ना होने पाए, इसलिए हमारा जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का ही परचेज करना चाहिए। उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए कि नहीं साहब ये नहीं चल जाएगा, ये चल जाएगा, चलो अच्छा थोड़ा सस्ता है तो इसको डाल लेते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। हालांकि अब आजकल तो मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट है हमारी, उसमें यही सब काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रिकल में भरपूर है। पंखा आप ले लीजिए, एक 1200 का भी है, एक 1500 का भी है और एक 500 का भी मिल जाएगा। तो सब में क्वालिटी का डिग्रेडेशन है। तो अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट को बनाना है, हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड आपको चाहिए, तो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी ऑप्टिमम, बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है उसमें है प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल लिस्ट। पहले से ही क्या क्या मटेरियल हमारे पास लगेगा उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। देन उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस वो पूरा आपके पास में होना चाहिए कि कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, वो सब प्रोसेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है बाइंग, परचेजिंग। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज बाइंग इज टोटली रिलेटेड टू द, इसको देखिए हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये टोटली रिलेटेड है हमारा किससे? कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी तभी कम आएगी जब हमारी परचेजिंग हमारी मिनिमम होगी। परचेजिंग की जो कॉस्ट है, अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग इज लो, ये कॉस्ट ऑफ बाइंग मतलब सर क्या सर? परचेज रॉ मटेरियल की बाइंग जो हम लोग करेंगे उसकी परचेजिंग जो है वो आपको लो से लो रखनी पड़ेगी। देखिए ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इसमें किसी ने अभी ये फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगा करके वो चला नहीं पाता है, वो मुश्किल से 2 साल में ही डंप हो करके पैसा वेस्ट हो जाता है और फैक्ट्री हमारी डेड हो जाती है, प्रॉफिट नहीं दे पाती है या हैंड टू माउथ हो जाते हैं, सारा सब गुड़ गोबर करके बैठ जाते हैं। आखिरकार क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है। रॉ मटेरियल आप परचेज करने जाते हैं, रॉ मटेरियल के लिए जब आप जाएंगे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारी मार्केट होगी, वहाँ पे आप जाएंगे, आप ऑर्डर देंगे, रॉ मटेरियल वो भेज देगा। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि उसने जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट उसने क्या लगा दी है। वो आपको देख लेता है कि आप अभी इसमें नया मुल्ला है, वो आपको पहचान जाएगा। जो चीज़ 10 रुपए की है उसको वो 12 रुपए लगा देगा, कहीं पे 13 लगा देगा, किसी में 5 रुपए कम करेगा, जो पूछेंगे उसको 2 रुपए कम कर देगा, जो नहीं पूछेंगे उस पर 10 रुपए बढ़ा देगा। तो आप तो सोचेंगे हाँ बड़े स्मार्ट हैं, आप एक ही दुकानदार से बात कर रहे हैं और वो फिर आपको डील करना, क्योंकि वो डील करना जानता है, वो तो 50 साल से बिजनेस में है, तो वो ऐसे ही कमाता है, उसको पता है कि आप कैसे काम करेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप खुद मार्केट में उतरिए, मार्केट की एनालिसिस करिए, फैक्ट्रीज में जाइए, 20 दुकानों में सर्वे करिए, सब जगह से रेट लीजिए। जब आप रेट लेकर के पूरी लिस्ट बना लेंगे तब फिर वो आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। जहां आप देखोगे इसमें रेट ज़्यादा लगा है, फ़ौरन उसको दिखाइए, उसके यहाँ से दोबारा आप माली में परचेज करिए। तो इस तरीके की हरकतें जो है फिर वो दुकानदार करना बंद कर देता है और वो समझ जाता है कि आप एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर हैं और यहाँ पर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो परचेजिंग अगर हमारी कम होगी तो उसी कम परचेजिंग को ही आप अपनी कॉस्ट में रिड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर परचेजिंग हमारी हाई कॉस्ट की हो जाएगी तो कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आपका कंपटीटर आपसे कम में माल बेच करके चला जाएगा, आप तो सोचोगे अरे इतने का तो बना ही नहीं मेरा, इतने का तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं आई, इसने कैसे बेच दिया। तो उसने तो वो तो फैक्ट्री से सीधे ले आया जा करके, उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो आधी थी और आपकी परचेजिंग कॉस्ट डबल जा रही थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसने इस चीज़ पे विजय प्राप्त कर ली उसने सक्सेसफुल बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया, अदरवाइज वो रह जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, कोई भी आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए
कि ये बाइंग जो होती है इसको कितना मिनिमम से मिनिमम हो, इसमें अपनी पूरी फोर्स लगानी होती है। इसके लिए परचेज मैनेजर को एक बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए। वो ऐसे ही नहीं कि किसी को आप बैठा दीजिए और वो तो जाएगा पेमेंट करके चलाया, कहेगा हाँ हो गया, ऑर्डर आ गया। ये अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो कंपनी को बैठा देगा वो, ठीक है। तो ये बाइंग जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का सीक्वेंस आपके पास डिसाइड होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो असेंबली लाइन है वो लास्ट की लाइन होती है, क्वालिटी कंट्रोल वो लास्ट की लाइन होती है। सबसे पहले क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है। इस प्रोसेस से हम लोग जो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इसको रिड्यूस करते हैं। तो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस करने के लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी डिसाइड, पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ द मशीन टूल्स। सिलेक्शन ऑफ द मशीन टूल्स, यस सर। अब ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाई कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर ऑर्डर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा है, अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी ले लिया जाए मास्क बनाने की चीज़ है। अब मास्क इस समय ऑर्डर ट्रिमेंडस है आपके पास में, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ट्रिमेंडस ऑर्डर, जितना बनाएंगे सब गवर्नमेंट ले लेगी। ये पोजीशन है कि नहीं है? मोहन जी सुन रहे हैं आपके नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। इस समय हमारे पास में मास्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। अब इस समय अगर हम छोटी सिलाई मशीन को ले करके और एक फैक्ट्री सेटअप करें और उसमें 10 लोगों को लगाएंगे तो छोटी सिलाई मशीन जो हाथ से सिलने वाली है या जो मशीन से भी जो मोटर से चल जाती है वो कितने बनाएगी? 10,000 20,000 बना पाएगी। अगर इसके रेस्पेक्ट में जब हमारे पास इतने बल्क ऑर्डर हैं और पैसा अगर हमारे पास में है तो अगर हम कहीं बड़ी मशीन कुछ ऑटोमेटिक ऐसी बना लें जैसे चाइना वाइना की हैं कि आप सीधे कपड़ा डालिए उधर मास्क अपना तैयार होते चले जा रहे हैं, 10-10 लाख मास्क एक दिन में तैयार हो रहे हैं, पैक हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं, हवाई जहाज में लद करके मास्क जा रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पर मशीन का सिलेक्शन, मशीन टूल्स का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये ऑर्डर के हिसाब से आपको स्विच ओवर करना है। पुराने ढर्रे पे नहीं चलना है कि नहीं साहब हमारी जो व्यवस्था है हम इसी पे ही चलेंगे। अगर आप ऑर्डर प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसको एनहेंस करिए, उसको बढ़ाइए, इट्स ए मस्ट। तो मशीन टूल्स में यही आता है कि सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल्स हमें कैसी लेनी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कहाँ से लेनी है, चाइना से लेनी है कि जर्मनी से लेनी है। सुधांशु जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मशीन लेनी है अपनी इंडस्ट्री के लिए तो आप कहाँ से लेना प्रेफर करेंगे, चाइना से या जर्मनी से? सर जहाँ का बेटर रहेगा वहीं से लेंगे, चाइना या जर्मनी, जहाँ का बेटर होगा। मोहन जी आप कहाँ से लेंगे? जर्मनी से। जर्मनी देखिए जर्मनी पहुँच गए, यही कहते हैं, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं सुधांशु जी, ठीक है। इंडस्ट्रीज में मशीनिंग के मामले में हम लोग सस्ता नहीं देखते हैं। चाइना वाला आपको आधे रेट में मशीन दे देगा, बढ़िया दिखा देगा, देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी, सब कुछ है, लेकिन 1 साल के 6 महीने बाद ही जो है आपको फिर चक्कर ही लगाने पड़ेंगे, चाइना बार बार जाना पड़ेगा, तो वो चलेगी। फिर वो बेटर कहाँ से होता है? जहाँ का बेटर मेरा मतलब यही था। बेटर नहीं, बेटर चेक कैसे करोगे? बेटर तो मशीन बड़ी होती है, मशीन करोड़ों रुपए की होती है, वो कोई सैंपल तो भेजेगा नहीं आपको, वो तो कागज पे ही दिखाएगा खाली। मशीन तो जब इंस्टॉल हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा। ये बड़ी मशीनों में, इंडस्ट्रियल मशीन वगैरह में हम लोगों के लिए डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें पूरी टीम बैठती है, टेक्नोक्रेट्स बैठते हैं और इस फैक्टर पे कि किस कंट्री की हमारी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है उसी आपको कंपनी का लेना है। साउथ कोरिया है जैसे, कोरियन कंपनी है, जापानीज कंपनी है, आपकी जर्मनी की हो गई, तो ये सब एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड हैं, इनकी उसमें सपोर्ट सर्विस और क्वालिटी मेंटेन की जाती है। लेकिन चाइना का नाम वो तो वैसे ही जो है बदनाम है, तो छोटे मोटे खिलौने ले लीजिए, लेकिन बाकी इन सब चीज़ों में जो है उससे मशीनिंग में कहाँ है चाइना? बिल्कुल भी मशीनिंग में नहीं है, इंडस्ट्रियल उसमें जो है बहुत ही कम है उसका हाथ, वो खुद ही जर्मनी की मशीन रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। हाँ। फिर फाइनली देखिए इसमें क्या है कि नोट दैट डिज़ाइन ओवर डिज़ाइन मस्ट बी अवॉइडेड। एक प्रोसेस ये होता है कि जब हम देखते हैं डिज़ाइन कोई चीज़ बनी होती है, उससे जब चलते हैं तो उससे मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यार ये चीज़ नहीं ठीक है, अब चलो ऐसे करते हैं। फिर तीसरा आता है
वो अपने हिसाब से डिज़ाइन में चेंज करता है, कहता है नहीं यहाँ दिक्कत हो रही है, अब इसको चलो ऐसे। तो डिज़ाइन जो ओरिजिनल डिज़ाइन किसी ने बनाया था वो तो हो गई बेकार। अब उसके ऊपर इतनी सारी डिज़ाइन बन चुकी हैं कि अगला कोई अगर उसको देखना चाहे, रीड करना चाहे, पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो उसकी समझ में ही कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन हो रही है। एक दाल सुधांशु जी बना के गए, दूसरे ने नमक और डाल दिया, तीसरे ने आया और नमक डाल दिया, चौथे ने आया और नमक डाल दिया। तो इससे क्या होगा? Yes. तो दाल तो खाने लायक बनेगी नहीं, वो तो बेकार हो जाएगी, वो दाल पहले ही बन चुकी थी। तो ये प्रोसेस, इसमें हर आदमी अपनी अपनी अक्ल जरूर लगाता है। जब भी कोई इंडस्ट्री आप सेटअप करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं, तो जो भी नया आने वाला कोई भी एम्प्लॉय होता है, वो चूँकि लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, तो अपनी अकल जरूर लगाएंगे उसमें। लेकिन अकल ऐसे नहीं लगानी चाहिए। आप पहले डिज़ाइन को स्टडी करिए, जहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, जहाँ दिक्कत आ रही है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको मॉडिफाई करके रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पूरी डिज़ाइन को ही आपने बदलना शुरू कर दिया। फिर उसके लिए आप वहीं पे रुक जाइए, फिर उसको रीडिज़ाइन को पहले फिर से डिज़ाइनर को बुलाइए, फिर उसके व्यूज़ जानिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो बताएगा आपको कि ऐसा इस वजह से किया, उसको समझिए, फिर अगर ज़रूरत है देन उसको चेंज करिए। ठीक है? तो डिज़ाइन हुआ, डिज़ाइन मस्ट बी अवॉइडेड। ये आपकी जो है अवॉइडेड मीन्स होता है रोकना, उसको नहीं करना है। ठीक है? नेगलेक्ट करना है, उसको आपको नहीं अडॉप्ट करना है। तो ये डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी में इतने प्रोसेस देने हैं। इसमें 3 चीज़ें मेन हैं। देखिए, पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पहला क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी क्या है? टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी हो गया। और तीसरी क्या चीज़ हो गई? और क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। हाई क्वालिटी ऑफ मेंटेन हाई स्टैंडर्ड हो गया। यानी पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, और तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है? और जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे कैसे होंगे? तो पहले तो आपके पास में कंप्लीट ड्राइंग होनी चाहिए, फिर एडिक्वेट अटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, फिर रॉ मटेरियल का सिलेक्शन होना चाहिए, फिर आपके प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल लिस्ट होना चाहिए। कभी कभी होता है कि लिस्ट हमारे पास नहीं होती, हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं और उसको याद करते हैं कि साहब ऐसी चीज़ ये दे दीजिए, फिर ये दे दीजिए। अच्छा याद नहीं आ रहा, अच्छा साबुन कौन सा चाहिए था, अच्छा चलो वो नहीं, आटा चाहिए नहीं चाहिए, फ़ोन कर रहे हैं घर में, भाई साहब आटा, मैडम का आटा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो पीछे खड़े वाला है वो तो कहता है यार पहले लिस्ट बना लो तब दे देना। बेटर ये कि एक लिस्ट बना लीजिए पहले, बोलते जाइए खटाखट। तो ये तरीका है। तो नेक्स्ट आपका है फैब्रिकेशन प्रोसेस है, फिर बाइंग प्रोसेस हो गया, फिर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गया, फिर सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल्स हो गया। तो इतनी चीज़ें आपकी इसमें आनी है कि आपके डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी में इतना आपको लिखना है। 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, अलग से पूछा जाता है, और इसमें ये डिटेल आपको देनी है। ठीक है? इसमें सारे पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? हाँ सर। नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नहीं सर। नेक्स्ट चलते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइक्लेबिलिटी पे। ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आते हैं, आपके 5-5 नंबर के होते हैं, 4 नंबर 5 नंबर ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन से। तो अब रिसाइक्लेबिलिटी पे देखते हैं कि रिसाइक्लेबिलिटी क्या चीज़ है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? रिसाइकिल करना, किसी प्रोडक्ट को हम लोग दोबारा से उसको यूज़ करने की कोशिश करना। कि कोई प्रोडक्ट हमारा है उसको हम कैसे, वो तो वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके से ख़त्म हो कि हम दोबारा से फिर से उसको यूज़ कर सकें। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में एक हमने जो है शुरुआत में, आपको अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि इसी से लिंक है। हमने शुरुआत में जब अपने बीटेक वगैरह किया था, तो उसके बाद हमने सोचा था कि प्लांट को डालेंगे, एनालिसिस उसकी की कि प्लास्टिक के दाने से चीज़ें बनती हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उसमें प्लास्टिक का दाना डालिए और वो पिघलेगा, पिघलने के बाद में जिस डाई में जाएगा उसी का शेप आपका तैयार हो जाएगा। तो उसमें 2 तरीके की फैक्ट्री होती हैं, एक नंबर 1 क्लास की फैक्ट्री होती है और एक 2nd क्लास की फैक्ट्री होती है। 1 क्लास की फैक्ट्री बहुत महंगी सेटअप होती है, वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उसमें होता है। लेकिन जो क्लास 2 वाली फैक्ट्री होती हैं उसमें हम लोग रिसाइकलिंग जो प्लास्टिक का दाना है उसको यूज़ करते हैं। तो जितना भी आपका ये प्लास्टिक होता है जो कबाड़ी लोग खरीदते हैं, ये लोग ले जा कर के और इसको गलाते हैं, जाकर ये सेल करते हैं। फिर एक मैन्युफैक्चरर होता है वो इसको गला करके और इसको दाने के फॉर्म में, जैसे मोती होते हैं ना, छोटे छोटे माले के मोती होते हैं, उसी फॉर्म में ये दाने में काला काला रंग का दाना हो जाता है और उसी में दाने के फॉर्म में ये
बोरियों में भर लिया जाता डिफरेंट है। कलर का। अब ये बोरियों में भरा हुआ दाना जो है ये स्क्रैप फॉर्म में अब इसको कहा जाता है, ये इसको काला दाना भी बोलते हैं। दिल्ली में इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, दिल्ली में ख्याला वगैरह की तरफ हैं, और ये शाहीन बाग जहाँ पे है, ये शारदा वगैरह का एरिया है, यहाँ पे इस चीज़ की बहुत सारी फैक्ट्री हैं, दाना बनाने की भी और दाने से चीज़ें और आइटम बनाने की भी। तो ये दाना को आप परचेज़ करते हैं वहाँ से, बोरियों के भाव में वो परचेज़ होता है, काफ़ी सस्ता मिलता है। ओरिजिनल जो आपका प्लास्टिक होगा वो काफ़ी महंगा मिलेगा, उसको तो गेल वगैरह से लेना पड़ता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से या IOCL से, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन ये उसके कम से कम 10 गुना कम कॉस्ट का होता है। अब इस प्लास्टिक के दाने को आप ले लेते हैं, फिर इसके लिए डाई, जैसे रेडियो का कैबिनेट है, बैटरी का जो आपका होल हो, जो उसका केस होता है, उसकी केसिंग है, जो कंप्यूटर के उसके ऊपर की केसिंग होती है वो है, या खिलौने वगैरह हैं, इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट हैं जो जनरल डेली पब्लिक यूज़ के हैं, मसालदानी हो गई या आपके बाल्टी भी हैं, मतलब जो रफ़ यूज़ की चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी की नहीं, जो रफ़ चीज़ों की यूज़ की हैं, उनको आप जो बड़े सस्ते दामों पे जो बेचते नहीं है, 10 रुपए के हर माल 10 रुपए का, हर माल 15 रुपए का, 5 रुपए का, तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों से मिल करके बनी होती हैं। तो ये जो दाने को आपने रीयूज़ किया, इसी को बोलते हैं रिसाइकिल। इस प्लास्टिक का दाना है रिसाइकिल। तो प्लास्टिक मटेरियल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इसको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं, और रिसाइकिल करके हम लोग इसको दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करके बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो देखिए। इसमें जो पॉइंट्स नंबर 1 है कि द लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग आर डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर। आप रिसाइकिल लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग आर डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए रिसाइकलिंग ठीक है, रिसाइकलिंग हम करना भी चाहते हैं, रिसाइकलिंग हम उसको बनाते भी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि रिसाइकलिंग बनाने से हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से भी महंगा हो जाए। अगर आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट से भी महंगा हो गया तो बेकार है बनाना, फिर ओरिजिनल ही ना बनाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई कभी कभी ये होता है कि कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में वो 500 की आपकी जीन्स मिलती है और ओरिजिनल ब्रांडेड 600 की मिल रही है, तो अंतर कितना है? 100 रुपये का ही तो अंतर है। तो आदमी सोचता है कि यार इसको लेने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा ओरिजिनल ही लेंगे। दिमाग में भी रहेगा कि हमने ब्रांडेड पहना है, 100 रुपये में तो ब्रांडेड में दिमाग में तो घुसेगा कम से कम, लोग देखेंगे पूछेंगे तो कहेंगे हाँ ब्रांडेड है। तो ये चीज़ आ जाती है कि इकोनॉमिक फैक्टर भी आपको देख करके चलना है कि वो चीज़ फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, एक इसका देखिए एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा दे देते हैं। कभी कभी आपने घर में देखा होगा लेडीज़ें वगैरह जो है साड़ी वगैरह होती है तो उसको जो है बैग बनाने के लिए दे देते हैं। अभी हमने रिसेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। बैग जो नहीं होता है सामान वामान ले जाने के लिए बैग, इनमोहन जी आपके यहाँ कभी यूज़ किया गया है? इनमोहन जी नहीं, हमारे यहाँ सर साड़ी वाड़ी सिर्फ वो बिस्तर से बनाने पहले यूज होता है। हाँ, तो अभी भी जो है जैसे कपड़े का हो सकता है, कपड़े का सूट, पुराना पैंट वगैरह, पैंट है, जीन्स है, ये जो आजकल के जो कपड़े वेस्ट हो जाते हैं जो आदमी नहीं पहनता है उसको वो बैग बनाने वाले काफ़ी लोग हैं और डेनिम वगैरह के वो अच्छे से बैग आपको तैयार करके दे देते हैं। ठीक है, तो अभी ये कुछ केस हमने देखा कि मैडम लेकर के गई और हम भी थे साथ में, तो उसने कहा कि 200 रुपये लगेंगे इसके बनाने में। उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा, हमने कहा ये 200 रुपये लगेंगे, इसका मतलब समझ गए दोनों लोग कि 200 रुपये में तो आपको 150 रुपये में नया बैग मिल जाएगा। आपको नया बैग कितने का मिल जाएगा? 150 रुपये में, और उसकी बनवाई वो 200 रुपये ले रहा है, ऊपर से कपड़ा आप अलग से दे रहे हैं, और फिर वो आज देगा नहीं, 4 चक्कर अलग लगवाएगा तो वो हमारा 300-400 का बैठा जा करके। तो साहब कहाँ से इकोनॉमिक हुआ? रिसाइकिल तो हो गया लेकिन वो इकोनॉमिक तो नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर वो चीज़ें नहीं चल पाती हैं। और उसकी मजबूरी ये कहता है ये जीन्स है, मैं खोलनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, इतना मोटा कपड़ा होता है, कैंची की धार खत्म हो जाती है, सिलना पड़ेगा, सुई टूट जाती है, मशीन पे लगाना पड़ेगा, दिन भर इसमें लग जाएगा, हमारी लेबर कॉस्ट ही 200 रुपये कम से कम हमको चाहिए, दिन भर में तो एक बैग भी नहीं बन पाएगा, 4 दिन इसमें लगेंगे। उसने अपनी थ्योरी समझाई, तो बात सही थी उसके। तो कहने का मतलब ये है कि रिसाइकलिंग का मेथड हमारा तभी आएगा जब हम इकोनॉमिकली उसको समझ रहे हों कि हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, तभी रिसाइकलिंग करेंगे, अदरवाइज वो उसको आप
वेस्ट कर देंगे उसको आप छोड़ दीजिए। रिसाइकलिंग ऐसा नहीं कि हर चीज़ की रिसाइकलिंग करनी ही करनी है। नेक्स्ट इसमें आता है अदर फैक्टर आर सच एज टैक्स क्रेडिट, कंज्यूमर एटीट्यूड, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसमें कई सारे फैक्टर हैं, ये बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये रिसाइक्लेबिलिटी। पहला क्या है, टैक्स क्रेडिट। आप किसी चीज़ को रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकलिंग करने में आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, नया प्रोडक्ट आपको बनाने में कम टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई मकान बना है और फिर से मॉडिफिकेशन करना है तो नए उसको तोड़ करके नया बनाने में फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिपेयरिंग बड़ा टिपिकल वर्क होता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स है वो पहले ही प्रोडक्ट में ले चुकी है टैक्स, उसी को आप रिसाइकिल कर रहे हो तो दोबारा आपको टैक्स में फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर छूट आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है। अगर आपको छूट नहीं मिल रही है तो फ़ायदा क्या बनाने का, वो तो कॉस्ट उससे बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर क्यों लेगा फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपको रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है, इसको आप गवर्नमेंट छूट दे रही है कि नहीं दे रही है। नहीं दे रही है तो आप टच मत करिए, छोड़ दीजिए, आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर एटीट्यूड। कंज्यूमर एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर सस्ती मिल रही है तो आदमी सोचता है कि ये लगता है किसी ने यूज़ किया है, और बात भी सही है। बहुत सारे लोग हैं, कपड़े, घर के बच्चे जो होते हैं वो बड़े भाई के कपड़े नहीं पहनते हैं, होता है कि नहीं होता है। बड़ा भाई छोटे भाई, छोटा भाई बड़े भाई की किताब नहीं पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई ने तो पढ़ लिया है, अब उसको तो नहीं चाहिए। तो ये कहलाएगा कंज्यूमर एटीट्यूड, पुराना हो गया। ये कंज्यूमर एटीट्यूड है, उसको पढ़ने से मतलब नहीं है, बल्कि एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये जो कंज्यूमर जब एटीट्यूड दिखाने लग जाए तो वो उसको लेगा ही नहीं, जब लेगा नहीं तो फिर कंज्यूमर एटीट्यूड जब इस तरीके का है तो आपको बनाने से फायदा क्या फिर, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ, वो फैब्रिकेटेड आइटम बिकते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेकेंडरी रिसाइकलिंग किसी चीज़ की करते हो तो उसमें जो है पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में गैसेस वगैरह जो है वो आपके पोल्यूट करते हैं। तो अगर पोल्यूशन उससे हो रहा है तो फिर आप उसको नहीं करेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट को आप दूषित मत करिए, सफाई हो रही है तो आप करिए, अदरवाइज जो है पोल्यूटेड मत करिए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे गैस निकलती है और वो गैस जो है एटमॉस्फेयर में जाएगी, आसपास जितना भी एरिया होगा उसमें वो जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सांस की प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। भाई प्लास्टिक तो इनहेल कर लिया आपने, उसकी वेपर्स को, अंदर जाके लंग्स में प्लास्टिक जम जाएगी, वो तो निकलेगी भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं उस एरियाज में। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब वही है कि रॉ मटेरियल को जिसको आप रिसाइकिल कर रहे हैं वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो किस जगह पे मिलेगा, वहाँ से आप उसको लाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, फिर अपने फैक्ट्री में सेटअप डालने के लिए उसका जो दिक्कतें हैं, उसकी जो कॉस्ट टोटल आएगी, जो उसके आने जाने का खर्चा है वो भी तो आप जोड़ेंगे, वो कोई अपनी जेब से तो दे नहीं देंगे। अब हो सकता है प्लास्टिक का दाना भाई फैक्ट्री यहाँ तो है नहीं, वो तो दिल्ली में है, अब यहाँ हमें फ्रेश दाना तो मिल जाएगा, सेकंड नंबर का दाना कहाँ मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। अब आप बताइए कि हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में जाने आने का किराया, वहाँ पे होटल रहने किराया, वहाँ से माल के आने का किराया, ट्रांसपोर्टेशन किराया, ये भी तो सब जुड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो पता चला ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर निकल गया वो। तो इससे अच्छा है कि उसको बनाने से पहले हम नए का ही बना लो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि रिसाइकलिंग आपको करना ही करना है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ही नहीं है, अब क्या करेंगे साहब, क्या खुद लेकर के आएंगे, पीठ पे लाद करके लेके आएंगे, क्या करेंगे फिर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन जहाँ अवेलेबल हो वहीं पे ये सब काम करेंगे, नहीं अवेलेबल है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकिल्ड एज ए होल और ए फंक्शनल पार्ट और द सब असेंबलीज। किसी प्रोडक्ट को आप पूरी तरीके से पूरा भी रिसाइकिल कर सकते हैं, आप उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, या उसके किसी सब असेंबलीज पार्ट को भी रिसाइकिल कर सकते हैं। अब सुधांशु जी आपको एक तरीका बताएं, मान लीजिए आपके यहाँ सोफ़ा नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, सोफ़ा, सपोज दैट, हालांकि होगा आपके बढ़िया सा सोफ़ा होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपके पास सोफ़ा नहीं है।
हाँ तो सोफा सेट लेने के लिए आप क्या करिए कि मार्केट में जाइए, कबाड़ी वाले जो मार्केट वाले होते हैं इनके पास पुराने सोफे जो है वो पड़े रहते हैं, स्ट्रक्चर पूरा पड़ा हुआ है, हाँ सर। उसको आप ले लीजिए, बड़ा बड़ा पड़ा है। सस्ते में आपको 500-500 रुपए में वो आपको दे देंगे। और उसको जो है जो आपके Yes, sir. फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं उनसे जो है स्प्रिंग करा के उसको रिपेयर करा लीजिए, बढ़िया सा नया सोफा जो है आप उसको तैयार कर लीजिए, वो सोफा आपका नया जैसा लगेगा। ये काम जब आपने किया तो आपको पता है, लेकिन यही काम दुकानदार भी करता है। मैक्सिमम आधे से ज़्यादा दुकानदार जो है यही काम करते हैं। पुराना सोफा स्ट्रक्चर वो कबाड़ी दुकान से लेते हैं, उसमें अपने यहाँ जो है कारीगर बैठाते हैं, उसमें पूरा फिनिश करके और नया सा बना देते हैं और कस्टमर को बेच देते हैं। और कस्टमर सोचता है ये तो नया है, जबकि उसको क्या पता कि इसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो आधी घुन चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर तो नया वाला कपड़ा आपने लगा दिया मखमली, और कपड़ा फाड़ के तो आप देखोगे नहीं वो अंदर की लकड़ी कैसी है, वो तो घुन चुकी है। तो बात समझ में आई? तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकिल एज ए होल। आपने पूरी तरीके से सोफे को पूरा ही यूज किया है, ठीक है, बस खाली उसकी रिपेयरिंग करके कपड़ा उपड़ा ही नया लगाया है, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को नहीं किया, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं या बड़े बड़े शिप होते हैं, उनके हम लोग भाई पूरा शिप तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो जो फंक्शनल पार्ट हैं उसको लेकर के या सब असेंबली जो उसकी हैं उसको लेकर के जगह जगह हम लोग ऑटोमोबाइल में या कहीं इंजन में जहाँ कहीं यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इंडियन लोग वैसे बड़े जुगाड़ू होते हैं। आजकल देखा है ट्राली होती है, ट्राली में उन्होंने स्कूटर का इंजन लगा लिया है, देखा है इनवन जी, आपने देखा? ट्राली में ही स्कूटर का इंजन लगा लिया, नीचे पहिया लगा लिया, बढ़िया फट 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 भाग रही है। तो ये किस में आएगा, सब असेंबली। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एक स्कूटर ट्राली बना करके एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसका जो सबसे तरोताजा एग्जाम्पल है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पूरी तरीके से रिसाइकलिंग ही करते हैं, उससे गैस बनाते हैं, गैस से खाना बनाते हैं, जितना भी हमारा वेस्ट है वो सब डाल डूल करके उसको हम लोग ये करते हैं। एक खाद आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंपास खाद ना, कंपास क्या बोलते हैं उसको, जानते हैं सुधांशु जी, आप जानते हैं कंपास? फर्टिलाइजर खाद, जो मतलब कैसे खाद जो होती है गोबर वगैरह तैयार किया जाता है, ये ना वही जिसमें कुछ कीड़े वीड़े भी सुना है, कीड़े वीड़े डाल देते हैं, वो उसको खाद को और जो है बढ़िया बना देते हैं। सड़ाया जाता, कीड़े सड़ाए जाते हैं सर, सड़ा करके बायो खाद होते हैं सब। हाँ, कुछ वो नहीं तो ऐसे नहीं सड़ती है, तो उसमें कीड़े वीड़े डाल करके कुछ किया जाता है, उसमें उसका प्रोसेस होता है पूरा, उसका प्रोसेस जो है पूरा ये होता है, उससे वो खाद जो है खेतों वेतों के लिए किया जाता है सड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें डाल करके उसको बनाया जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, ये रिसाइक्लेबिलिटी में आपको इतनी चीजें देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या देखना है, ठीक है सर। सबसे पहले आपको देखना है इकोनॉमिक फैक्टर, कि हमारा चीज़ जो हम बना रहे हैं वो इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं है, तभी आप रिसाइकिल पे सोचिए। फिर ये देखेंगे कि टैक्स क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन हमारी क्या जा रही है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से अवेलेबल है, ये सब देखना है। और फिर है प्रोडक्ट कैन बी क्लास रिसाइकल्ड, पूरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, या उसका पहिया है या उसका आगे का बोनट है, इस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत सारे आप एग्जांपल्स जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सोफा सेट है या जितने भी हम लोगों ने चीज़ें बनाई हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द रिसाइक्लेबिलिटी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखिए ये दो फैक्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या हो गया, रिसाइक्लेबिलिटी हो गई और क्या चीज, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी हो गई। अब इसमें एक चीज अभी आप और देख लीजिए, उसके बाद में आपको छुट्टी दी जाएगी, दैट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये देखिए ये हमारा किसी प्रोडक्ट का नया टॉपिक है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इसको हर साल ही लगभग अपने क्वेश्चंस में देखा है
कि स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ऊंचा जाता है। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है, क्या होगा बताइए? किसी भी इक्विपमेंट का कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, हाँ कार्य क्षमता कह सकते हैं। कैसा चीज परफॉर्म करेगी, कैसा उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो परफॉर्मेंस उसी का स्टैंडर्ड, यानी किसी को जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है तो जिस स्टैंडर्ड का बनाया है क्या वो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या इसमें लिखा है? इट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑन सेट स्टैंडर्ड विद एक्यूरेसी। जो हमने अपने मानक को डिसाइड किया है, जो सेट किया है, उसी मानक पे क्या हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस हो पा रही है विद एक्यूरेसी के साथ में। एक्यूरेसी वर्ड भी साथ में इंक्लूडेड है कि आपकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। तो इसी को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। particular attention has to be paid to the interaction between various subsystem of system and performance of individual component involved। देखिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए आप हम कोई कोचिंग है या स्कूल है, हमें स्कूल अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हमें चाहिए तो उसमें जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को इंडिविजुअली सबको ही परफॉर्म बेटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए। करना पड़ेगा। या ऐसा क्या संभव है कि एक खाली प्रिंसिपल बढ़िया परफॉर्म करे और बाकी सब जो है गड़बड़ कर दें? तो क्या स्कूल हमारा बढ़िया चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसकी टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाएगी। और यही आजकल होता भी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। जो ओनर होता है वो तो अपनी जान लगा देता है, लेकिन बाकी जो टीचर्स, सो कॉल टीचर्स जो कहलाते हैं अपने आप को, वो जो है उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि पर्टिकुलर अटेंशन, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस बात पे? इंटरैक्शन पे। जितने भी आपके सब सिस्टम हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ों को मिला करके आपने प्रोडक्ट को बनाया है, उन सारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बेस पे या उनके जो कंपोनेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बेस पे स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आई बात समझ में? जब सब स्टैंडर्ड होंगे तभी आपका स्टैंडर्ड बनेगा, अदरवाइज अकेले के स्टैंडर्ड होने से प्रोडक्ट में कभी भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं आ पाएगी। ठीक है, कोई अच्छा मोबाइल है उसका कैमरा खराब है तो भी दिक्कत है। फिर नेक्स्ट है इसमें द फैक्टर विच अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जो फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे वो क्या है? उसमें है देखिए रिलायबिलिटी, भरोसा। सबसे पहला बात सही है, भरोसा ही नहीं है तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तो आप बोल ही नहीं सकते हो। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपको क्या होता है, उस पर रिलायबिलिटी होती है, आप भरोसेदार हो जाते हो, इसलिए रिलायबिलिटी इसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। सेकंड क्या है? सेफ्टी। कोई चीज़ आप लेकर के आते हो तो आप सेफ हो करके चलना चाहते हो कि भाई इस चीज़ में हमारी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है, करंट नहीं लगेगा। लोकल आप प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, जनरली कुछ लोग होते हैं वो लोकल नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड कंपनी का ही लेते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि इलेक्ट्रिकल आइटम है, ख़ास तौर से कि कहीं ऐसा ना हो कि करंट लग जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए सेफ्टी मेजर चीज़ है। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो भी होनी चाहिए वो इजी वे से हो जानी चाहिए, उसमें टिपिकलनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी अंडर वेरियस कंडीशन। ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप कहीं भी हैं वहाँ पर वो चीज़ आपके चलनी चाहिए। मान लीजिए कोई आपने चीज़ खरीदी है फॉरेन कंट्री में, कहीं कोई मोबाइल खरीद करके लेके आए हैं और इंडिया लेके आए, वो चला ही नहीं, या यहाँ का जो एडॉप्टर है वो वहाँ नहीं चला, तो फिर वो उसको क्या बोलेंगे? वो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये फैक्टर होनी चाहिए कि एडॉप्टेबिलिटी जो है वो अंडर वेरियस कंडीशन कहीं पे भी चीज़ को ले जाए तो हर जगह वो अडॉप्ट कर ले उस चीज़ को। कोई भी मान लीजिए बाइक है, बाइक में ही एक एग्जांपल आपको दें, हीरो होंडा की बाइक देखी है आपने? देखी जरूर होगी, सभी ने देखी होगी, चलाई भी होगी, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
क्वेश्चन ये है कि हीरो होंडा की जो बाइक है उसको अगर हम ले करके हिल एरिया में जाएं, शिमला में मान लीजिए ले करके जाएं, तो वहाँ चलाएं तो क्या ये चलेगी? पहले ये बताइए, कभी ट्राई किया है, सोचा कभी? नहीं, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी। अच्छा परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे कौन सी बाइक चलती है? वहाँ पे यामाहा वगैरह की चलती हैं जिसका पिकअप अच्छा हो। वहाँ पर यामाहा की चलेगी, क्योंकि यामाहा जो है उसका पिकअप अच्छा है, वहाँ हिल एरिया है, 2 सवारी बैठ के यामाहा ही ऊपर लेकर के जाएगी, और हीरो होंडा तो पीछे लेकर के चली जाएगी। जहाँ 2 सवारी बैठाएंगे वहाँ वो पीछे चलेगी, वो आगे नहीं जा पाएगी, गुर गुर चलाया करेंगे अब, और कहीं रुक गई तो फिर धक्का मार के ही ऊपर चढ़ पाएगी। या जो हमारी विक्रम है, विक्रम स्कूटर वगैरह जो ये होती हैं ये भी नहीं चल पाएंगे, ऑटो रिक्शा नहीं चल पाएंगे। तो मतलब क्या है कि बाइक भी अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो इंडिका मुश्किल हो जाती है। तो जितनी भी हाई पिकअप वाली गाड़ियां हैं वही चल पाएंगे, इसी को बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी अंडर वेरियस कंडीशन। तो यामाहा ने ये सोच करके बनाया, बुलेट ने अपनी गाड़ी ये सोच करके बनाया, बुलेट बेसिकली मिलिट्री वालों के लिए बनाई गई, तो उसको इतना पावरफुल क्यों बनाया गया? ताकि हर कंडीशन में वो चल सके। अगर नदी नाले गड्ढा तालाब कुछ थोड़ा मोड़ा आ जाए, तो ऊंची नीची रास्ता हो जाए, तो उसकी परफॉर्मेंस इतने पावरफुल इंजन है कि वो अपना हैंडल कर ले जाएगा। तो दैट विल बी नोन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इसीलिए जब बुलेट खड़ी होती है तो आदमी के दिमाग में एक बार जरूर आता है, हाँ यार ये गाड़ी है। आज तक बुलेट को कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ ये लो परफॉर्मेंस या लो स्टैंडर्ड की गाड़ी है, उसको हमेशा क्या कहते हैं? हाई स्टैंडर्ड की गाड़ी है। तो इसलिए क्योंकि उसने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा क्या आ जाता है? कॉस्ट। फिर उसकी कॉस्ट क्या, ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड बढ़ाते बढ़ाते वो बुलेट गाड़ी 10 लाख की तैयार हो गई है तो वो भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, वो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, इजी ऑफ मेंटेनेंस होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके कॉस्ट भी अंडर योर पॉकेट होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को या कंज्यूमर उस चीज़ को परचेज कर सके, ले सके, यूज़ कर सके। तो ये सब आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। मेन आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया। तो आज हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को समझा अच्छी तरीके से कि ये क्या चीज़ होती है। तो अब देखिए आपका होमवर्क क्या है, बस यहीं पे आज आपकी चीज़ यहीं पे स्टॉप हो।